पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस में 6,500 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। देश में कोरोना केसेस की संख्या 1,45,000 के पार चली गई है। 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों की अब तक की कुल संख्या भी 4100 के पार है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,770 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज देश भर में ठीक हो चुके हैं। तो देश भर में ये कुल स्थिति जो है आंकड़ों की वो हमने आपको बताई। अगर राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 52,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या भी यहां 1600 पार कर गई है। कोरोना केसेस के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहां 17,000 से ज्यादा केस हैं। और आज बड़ी खबर आपको हम बताएं गाजियाबाद बॉर्डर से है, क्योंकि दिल्ली में नौकरी करने वाले गाजियाबाद के लोगों के लिए आज से फिर परेशानी शुरू हो गई। और तस्वीरें आप देखिए बॉर्डर के इलाके में जो नजर आई, क्योंकि कोरोना केस बढ़ने के बाद गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया है। बॉर्डर सील के फरमान के बाद सुबह सुबह सीमा पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। हालांकि डीएम ने एक दिन पहले ही सीमा सील करने का हुक्म जारी किया था। 9 बजे तक सरकारी कर्मचारियों को परमिशन थी, लेकिन अब पूरी तरह से उसे भी रोक दिया गया है। और बॉर्डर पर ही हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लंबा जाम इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और 9 बजे तक की जो परमिशन थी समय तो वो भी खत्म हो गया है। अभी बॉर्डर पर क्या हालात हैं जाम को लेकर? देखिए मीनाक्षी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन में कितनी छूट देनी है और कितनी छूट नहीं देनी है, ये तय कर नहीं पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। राज्य प्रशासन जो है उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण तेजी से दिल्ली के आने वालों की वजह से फैल रहा है। इसके चलते इन लोगों ने बॉर्डर को सील कर दिया है। स्थिति 10 बजे के आसपास की वही है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन हर एक व्यक्ति की यहाँ पर छानबीन कर रही है मीनाक्षी, और उनसे पूछताछ करने के बाद उनका पास चेक किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने जिला प्रशासन का जो स्पेशल पास है वो तो बनवा रखा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास किसी भी तरीके का इसेंशियल जो पास है वो नहीं है। जाम की स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम पूरा NH-24 का जो बगल का रास्ता है वहाँ पर ऐसे ही जाम लगा हुआ है। और सुबह से ही जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो लोग बैंक में काम करते हैं या फिर जो लोग मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो सरकारी ऑफिसेज में काम करते हैं, उनको तो छूट दी गई है, लेकिन जिन लोगों के पास जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का पास नहीं है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग गाजियाबाद की तरफ आते हैं। ऐसे ही जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ का रास्ता है मीनाक्षी, उसमें भी इसी तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए जो यहाँ से परमिशन दी जा रही है उसमें कितनी छूट होगी और कितनी उनको रियायत दी जाएगी। इसके लिए वो लोग काफी परेशान हैं। जो ये असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल अचानक से ऑर्डर आया कि अब एक बार फिर से बॉर्डर सील किए जाएंगे, तो अब इसे लेकर आगे क्या कोई क्लैरिटी है? कब तक ये रहेगा? लोगों को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा? क्योंकि आज भी तो लोग सड़कों पर निकल आए ना, उन तक ये जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंची। इसका मतलब देखिए मीनाक्षी, यही क्लैरिटी नहीं है। जिला प्रशासन, उनके यहाँ पिछले 24 घंटे में 4 केसेस गाजियाबाद में आ गए, तो इसकी वजह से उनको ये लगा कि दिल्ली से जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनकी वजह से केसेस गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अचानक ये फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली से जो लोग भी गाजियाबाद के लिए आएंगे उनको आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही गाजियाबाद से जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। तो इस तरीके से क्लैरिटी नहीं है जो जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है। बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल आए हैं, उसमें उनका ये कहना है कि उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है पहले उनको जाने दिया जा रहा था। दिल्ली में बहुत जगहों पर ऑफिसेज खुले हैं, प्राइवेट ऑफिस खुले हैं, उनके ऑफिस की तरफ से अभी किसी भी तरीके का पास नहीं दिया गया है, इसलिए उनको काफी दिक्कत हो रही। तो जिला प्रशासन को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि लोगों का काम, और आगे लोगों की परेशानी कम हो, इसके लिए प्रयास होने भी जरूरी है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन बॉर्डर के इलाकों में जो तस्वीर आपने देखी जाम की वो बनी हुई है, लेकिन दिल्ली के नजदीकी नोएडा में एक सोसाइटी को सील करने पर पुलिस और वहां रहने वाले लोगों के बीच में विवाद हो गया।
पुलिस नोएडा एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी को सील करने पहुंची थी, लेकिन वहां रहने वालों ने पूरी सोसाइटी सील करने के फैसले का विरोध किया। लोगों का यह कहना था कि पूरी सोसाइटी सील होने से वो नौकरी पर नहीं जा सकेंगे और उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए नौकरी पेशा लोगों को आने जाने की छूट दी जाए। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और अफसर तो अपनी सैलरी की कहानी सुनाने लगे। उनका दर्द भी छलका कि काम तो 24 घंटे करते हैं और बदले में वेतन पूरे 24 घंटे का नहीं मिल रहा। आपकी ना कोई सैलरी कटेगी, आपको वो खुद ही नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कहा? सुनिए, वन बाय वन मैंने क्या कहा? आपको सैलरी तो ऑलरेडी कट गया है। आप यहाँ देखिए, हम सामने खड़े हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि किसकी कितनी सैलरी कट रही है। मैंने क्या कहा ना, हम सरकारी नौकरी में हैं, 24 घंटे में है, हमें तनख्वाह कितनी मिलती है? 12 घंटे की मिलती है, ठीक है। आप देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है। अगर बहस का मुद्दा है तो बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। मैं दोनों ही बात, मैंने कहा मैं जितना पोलाइट हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीजनेबल, जितने मुझसे सवाल अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना हम सैलरी किसी की डिस्कस करने के लिए कि मेरी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, हम जो भी है नियम कानून में बात कर रहे हैं। जिसको जाना है वही जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, आपकी हर फैसिलिटीज के लिए। तो भूख से मर जाएगा सर, हम लोग तो भूख से मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो। ये आप डीएम साहब से निवेदन कर सकते हैं। कोई भूख से, देखिए, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैंने क्या कहा? उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसे सुनिए, नौकरी पे नहीं जाएंगे। मैंने क्या कहा है? खाना मिलेगा क्या सर? देगी सरकार खाना? ये गारंटी आप ऐसा है, आप लोग एक मेमोरेंडम बनाइए, उस मेमोरेंडम को सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, दैट्स इट। इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 के बाहर हैं। कल रात को इस सोसाइटी को सील कर दिया गया है क्योंकि 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस यहाँ पर मिले थे। इस सोसाइटी में 10,000 लोग रहते हैं। 3 केसेस मिलने से 10,000 लोगों को अपने अपने घरों में बंद करने का लोग विरोध कर रहे हैं। और जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद पहली बार नोएडा के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया है। कल रात को जब पुलिस इसे सील करने आई थी तो यहाँ के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया कि एक टावर सील करें या 200 फुट का इलाका सील करें, पूरी की पूरी सोसाइटी सील करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी का साइज अलग है, हर सोसाइटी में टावर की संख्या अलग है, लोगों की संख्या अलग अलग है। ये सबसे बड़ी सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, 10,000 लोग रहते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो लोग आते हैं उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं और जो मेडिकल फील्ड का स्टाफ है सिर्फ उसे ही जाने दिया जा रहा है। अभी भी लोगों की बहस पुलिस के साथ चल रही है कि उन्हें जाने दिया जाए। बैंक कर्मी हैं और तमाम वो लोग हैं जिनके ऑफिसेज अभी अभी खुले थे, उनको भी अब वापस 21 दिन के लिए घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि 3 केसेस यहाँ पर मिले हैं। इस तरह की स्थिति से अब 2-4 होना पड़ रहा है पुलिस को। कहीं ना कहीं लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और स्ट्रैटेजी लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी सोसाइटी सील करने के बजाय सर्टेन टावर्स, सर्टेन इलाके को सील करेंगे, तभी लोगों की नौकरियां बचेंगी। सबसे ज़्यादा जो लोग इस बात से खफा हैं कि जब लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलनी शुरू हुई, जब उनके ऑफिसेज खुलने शुरू हुए, तो फिर से उन्हें 21 दिन के लिए बंद कर दिया जा रहा है, जो कि विचारणीय है, जिस पे गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रैटेजी बना करके लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो एक ही तरह की परिस्थिति के लिए अलग अलग नियम कैसे हैं, इस बात को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त दिखाई देती है। लेकिन अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की, क्योंकि लॉकडाउन में क्रिकेट के पिच पर वो क्या उतरे, इसके बाद सियासी बाउंसर्स शुरू हो गए हैं। तस्वीरें भी ये देखिए, सोनीपत में क्रिकेट समारोह में पहुंचे थे मनोज तिवारी, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। ये वही हरियाणा है जिसने कोरोना को लेकर दिल्ली सीमा सील कर दी थी। लेकिन कल जब मनोज तिवारी से भी बात की गई तो उनका यह कहना था कि क्रिकेट जैसे खेल में सोशल डिस्टेंसिंग ही रहती है। स्टेडियम खोलने का, स्टेडियम में एक्टिविटी शुरू करने का
बिना दर्शक के ये शुरू हो चुका है, इसलिए किसी को इस तरह से गलतफहमी ना हो। और हमने तो पूरा वहाँ जितने भी करीब 25-26 लोग टोटल थे, तो सब लोग वो थर्मोमीटर से सबका चेक करके और सबको हेल्थ चेकअप के बाद ही वहाँ पे आए थे लोग। जहां आप एक तरफ डॉक्टर्स को और दिल्ली में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के भी हरियाणा प्रवेश में रोक लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी को आपने कैसे वहां पर खेलने की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की छूट दे दी? क्या वो दिल्ली के सांसद नहीं हैं? और सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक सवाल है, संवेदनशीलता का जहां तक सवाल है, इस वक्त में मैसेज देने का जहां तक सवाल है, उस पर भाजपा क्या कर रही है? दिल्ली के केशवपुरम इलाके में फुटवेयर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी कोशिशों के बाद आग बुझाई जा सकी। तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा हिस्सा इस फैक्ट्री का आग की चपेट में आ गया। भीषण धुआं वहां पर। दमकल की गाड़ियां फौरन घटनास्थल पर पहुंची और 15 गाड़ियों ने आग बुझाने का ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया। और अब बात मुंबई की, जहां कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि जल्द ही ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बन सकता है। दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई के हालात अभी भी बेकाबू दिखते हैं। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए हैं। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि ये शहर अपने चौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए, जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871। लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए।
न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन ने लाखों की संख्या में मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। घर वापसी के लिए, ट्रेन के लिए, बस के लिए, यहां तक कि सूखी रोटी के लिए भी उन्हें मिन्नत करनी पड़ी। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के मुद्दे पर नेताओं ने सियासी अखाड़ा खोल दिया है। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखकर कठोर से कठोर दिल पसीज जाता है। यूपी के लाखों कामगारों ने मुंबई और सूरत जैसे शहरों की तकदीर संवारी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें वहां से लाचारी में निकलना पड़ा। अब यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी राज्य को यूपी के मजदूरों का हाथ और साथ चाहिए तो यूपी सरकार की इजाजत लेनी है। कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारे परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इसके लिए श्रमिक आयोग बनाने का भी ऐलान कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यूपी सरकार ने 1321 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। बसें भी मजदूरों की वापसी के लिए लगाई गई है। अब तक करीब 23 लाख मजदूरों की वापसी यूपी में हो चुकी है। यूपी सरकार स्किल ट्रेनिंग देने के बाद इन मजदूरों को रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती और फूलों से बनने वाले उत्पादों से जुड़े उद्योगों में रोजगार देने का प्लान बना रही है। हालांकि विपक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। कहते कुछ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पे उतर नहीं रहा है। योगी सरकार के इस प्लान से महाराष्ट्र के नेता तिलमिला गए हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। मुंबई से कमलेश सुतार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नींद उड़ी हुई है। उन्हें पीओके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और तभी तो पाक आर्मी चीफ ने इस बार की ईद पीओके में मनाई और नमाज भी पढ़ी। पीओके पर पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीओके में ईद मनाने पहुंचे। शायद इस बात का खौफ है कि पता नहीं कौन सी ईद पीओके में आखिरी हो जाए। कल तक कश्मीर और लद्दाख पर झूठा दावा करने वाले पाकिस्तानी जनरल को अब पीओके भी विवादित क्षेत्र नजर आने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी देने के सिवा कोई और चारा नहीं है। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसके स्थिति को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पीओके को लेकर पाकिस्तान के जनरल की बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। बाजवा ने यह भी माना कि कश्मीर को मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाकामयाब रही है। यानी इमरान का झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल कश्मीर में 370 हटने के बाद से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं भारत लगातार पीओके को लेकर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहा है।
कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी कश्मीर को लेकर भड़ास निकाली थी, जहां भारतीय सेना की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर टेंशन में नजर आ रहा था। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो इंशाअल्लाह। वैसे जिस कश्मीर की पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है, वहां 370 हटने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का रुख साफ कर दिया था। एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। पीओके पर भारत के लगातार बयानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की हालत खराब कर रखी है। इमरान लगातार पीओके के दौरे कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान में विपक्ष को भी महसूस होने लगा है कि पीओके बचाना अब इमरान के बस की बात नहीं है। तो 20 साला नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। अब हमारा मईशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाते हुए को ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। साफ है, पाकिस्तान की बौखलाहट वहां के नेता से लेकर सेना तक के बयानों में देखी जा सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करें तो करें क्या। दुनिया झूठ पकड़ चुकी है, भारत से लड़ने का माता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान बयानों से खुद का मन बहला रहा है और गीदड़ भपकी से काम चला रहा है। आज तक ब्यूरो। भारत के मौसम विभाग ने जैसे ही पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान के होश उड़ गए। आनंद फानन में पाकिस्तान रेडियो ने भी जम्मू कश्मीर और दिल्ली का तापमान दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इन दिनों बौखलाया हुआ है और उसे भारत की रणनीति की काट ही समझ नहीं आ रही। पीओ के खोने के डर में बौखलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है और सबसे ज्यादा खौफ में है पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। कुछ दिन पहले फारूक ने इमरान को पीओके बचाने की गुहार लगाई थी। डर का आलम यह था कि पीओके के पीएम ने इमरान से हिंदुस्तान पर हमला करने को कह डाला, और जब हैदर साहब को कुछ समझ नहीं आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। इमरान खान साहब का तो आपने हुक्म दिया कि देखो तो खुद भी बने ना, बने, और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं वो। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल, इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या करे, जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते। आतंकवाद और दहशतगर्दी की भारत कमर तोड़ रहा है।
ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने का ये तरीका निकाला गया। हैदर साहब को सबसे ज्यादा पीओके की टेंशन है। इससे पहले तो मियां ने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आने लगा। भारतीय मौसम विभाग 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की है। आईएमडी का ये कदम भारत के स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो उल्टी गिनती हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खींचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझती हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है। और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो कोरोना को लेकर सरकारी साइट में गूगल का कोरोना ट्रैकर डाला, जिसमें दुनिया के कई देशों से पीओके का हिस्सा भारत की सीमा में दिखता है। सोशल मीडिया में फजीहत होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी साइट से मैप हटा लिया। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो पीओके को कैसे बचाए। तभी कभी मौसम तो कभी धमकी देकर खुद का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के बाद बात अब चीन की चालबाजी की। चीन एक बार फिर से दादागिरी पर उतर आया है। लद्दाख में पहले भारतीय सैनिकों से उसके सैनिकों की भिड़ंत हुई, फिर उसने देखते ही देखते उनकी भारी तैनाती कर दी। यही नहीं, पक्के टेंट लगाए और भारी ट्रकों की आवाजाही भी शुरू हो गई। बंकर तक बनाने यहां पर शुरू किए गए। चीन की हरकतों को सैटेलाइट कैमरे ने कैद कर लिया है। अब जहां भी चीन की नजर है, उसके हिंदुस्तान को पूरी खबर है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें गवाह है कि चीन ने भारत की जमीन पर अपनी गिद्ध जैसी नजर को एक बार फिर से गड़ा दिया है। चीन ने लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारतीय सीमा के उस पार हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन सबसे जबरदस्त टकराव इस गलवा नदी के इलाके को लेकर जारी है। लद्दाख में ये इलाका भारत का है। भारत इस इलाके में सड़क बनाने का काम कर रहा है। ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजरी। उसने देखते ही देखते इस इलाके में कैंप बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, करीब 1000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया। चीन का कैंप सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है। कैंप के अलावा चीन के भारी ट्रक और साजो सामान भी दिख रहे हैं। चीन की पोल खोलने वाली सैटेलाइट की तस्वीरों को एक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने हासिल किया है। ये नाथन रूसर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। नाथन इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने भारतीय कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर अपने कैंप बना लिए हैं। The Galwan Valley, there's been 3, perhaps 4 encampments set up, including one which is probably exactly on the line of control. It's about 500 meters away from the nearest Indian encampment, and it basically, it's a small camp of maybe a platoon of not more than 10 or 12 tents, but essentially, it's sitting almost exactly on the line of actual control between Chinese forces and Indian forces. सुना आपने चीन किस कदर दादागिरी पर उतर आया है गलवा इलाके में, जहां ऐसे हालात हैं
कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आकर बैठ गया है और अब भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। भारत चीन के बीच यह संकट तब खड़ा हुआ जब चीन ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट के पास बनाई जा रही सड़क का विरोध किया। भारत के लिए इस सड़क को बनाना इस वजह से जरूरी था ताकि वो अपने दूसरे इलाके तक जा सके। चीन ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो भारतीय सैनिकों के साथ तनातनी बढ़ गई। उसके बाद पिछले 12 दिनों में चीन ने करीब 5000 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में तैनात किए हैं, जिनके लिए 90 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने जो टेंट लगाए हैं वो अस्थायी हैं और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इसके अलावा वो भारी ट्रक और निर्माण के सामान लेकर आया है। इससे साफ होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता है। इस वजह से ही भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन से तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को भेजा जा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सिर्फ लद्दाख की गलवा घाटी में नहीं, चीन ने लद्दाख के 3 से 4 दूसरे इलाकों में भी ऐसी हरकत की। कुल मिलाकर चीन ने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल से लगती सीमा पर भी चीन की चहलकदमी बढ़ गई है। इन हरकतों को देखते हुए भारत ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ चीन का रवैया बदला बदला सा है, लेकिन लद्दाख में एक साथ कई इलाकों में उसके सैनिकों की बढ़ती तादाद ने भारत को सावधान कर दिया है। गलवा घाटी के अलावा चीन की हरकत पैंगोंग त्सो इलाके में बढ़ गई है, जो बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद कि चीन ने झील में अपने बोट से पेट्रोलिंग की है, भारत ने तैनाती बढ़ा दी। यहाँ पहले भी भारत चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है। हालांकि इस बार चीन के सैनिकों का रवैया आक्रामक है। भारत और चीन के कमांडरों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। चीन की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों को वायुसेना की मदद से फरवरी इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद के साथ सैनिकों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हालात में चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सेना के जवानों को एयरफोर्स की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की बढ़ती हुई तादाद के साथ सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लद्दाख की 77वीं ब्रिगेड हालात पर नजर रख रही है। सेना के बहादुर जवान मोर्चे पर डटे हैं ताकि चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। भारतीय सैनिकों को निचले इलाके के पोस्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए LAC पर बने पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। इन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत चीन के बीच बॉर्डर तय न होने की वजह से अक्सर टकराव होता रहता है। ताजा टकराव की वजह भी इसे ही माना जा रहा है। से हम सबको मालूम है, जो इंडो चाइना बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो ठीक से डिमार्केटेड नहीं है, फॉर्मली डिमार्केटेड नहीं है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी एक परसेप्शन है कि यहाँ ये मेरा इलाका है, तो वो उसके हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। तो काफी बार हो चुका है कि पेट्रोल क्लैश करती हैं, तो स्टैंड ऑफ सा हो जाता है। लेकिन इस बार चीन लगातार भारत से टकरा रहा है। यही नहीं, कई इलाकों में उसकी हरकत तेज हुई है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 6 मई की सुबह एक बार फिर दोनों तरफ के सैनिक भिड़ गए, जिसमें कई सैनिकों को चोट भी पहुंची। इसके अलावा पैंगोंग त्सो सेक्टर में भी तनातनी बनी हुई है। इसके अलावा हाल ही में चीन के सैनिक लद्दाख के ट्रिक हाइट्स, डेमचौक और चुमार में भारतीय सैनिकों से उलझ चुके हैं। इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं।
कहीं इसके पीछे चीन की कोई बड़ी चाल तो नहीं? रक्षा मामलों के जानकार चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से सावधान कर रहे हैं। उन्हें ऐसी आशंका है कि कहीं इस बीच पाकिस्तान कोई हरकत न कर दे। चाइना और भारत की फौजों के बीच में जो टेंशन्स हैं, उसके बावजूद भारतीय फौज को और भारतीय गवर्नमेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, एक लोमड़ी या लक्कड़ पक्के की तरह, जो कि इस फ्लेयर अप में मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर साइड से भी वार कर सकता है। इसलिए हमारी सावधानी पश्चिम साइड में और जम्मू कश्मीर साइड में हमेशा बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने शुक्रवार को लेह का दौरा किया और उसी दिन कमांडरों के साथ बैठक के बाद वो वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि ये सब सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत से चीन का सीमा विवाद अनसुलझा है और इस वजह से दोनों देशों के सैनिक अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे हालात लद्दाख में बन रहे हैं, वो डोकलाम विवाद की याद दिलाते हैं, जब दोनों देशों के बीच तनातनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी और इसके बाद से ही भारत ने चीन से निपटने के लिए अपनी रणनीति को बदल दिया। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनातनी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। जानकारों के मुताबिक इसकी एक खास वजह है। दरअसल चीन ने बॉर्डर पर जिस हिसाब से सड़क और पुल बनाए हैं, उससे भारत ने भी अपनी रणनीति को बदल लिया। चीन के रास्ते पर चलते हुए भारत ने सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू कर दिया है। पिछले 4 साल में भारत ने पूरे एलएसी पर सड़कों और लैंडिंग स्ट्रिप बिछाने का काम किया है। इससे भारतीय सैनिकों का एलएसी पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है। अब चीन को उसकी हरकतों का जवाब फौरन मिल सकता है। इस बार भी भारतीय सेना ने चीन के सामने अपने तंबू गाड़ दिए हैं और सेना के जवान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस वजह से चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है। वैसे चीन पहले से ही आक्रामक पेट्रोलिंग करता रहा है। अब भारतीय सेना के जवान भी उसे उसी अंदाज में टक्कर देते हैं। यही वजह है कि चीन ने जहां विरोध तेज किया है, वहीं दोनों के बीच झड़प भी बढ़ी है। भारत ने इन दुर्गम इलाकों में ताकत में भी इजाफा किया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया 18वें स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल करने जा रहे हैं। 27 मई को फ्लाइंग बुलेट के नाम से इस स्क्वाड्रन को शामिल किया जाएगा। कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में ये कार्यक्रम होगा। इस स्क्वाड्रन में हल्के तेजस लड़ाकू विमान होंगे। तेजस लड़ाकू विमानों से लैस ये वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन होगा। इससे वायुसेना को बड़ी ताकत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में घुसपैठ की उसकी हिमाकत पर भी लगाम लगेगी। दरअसल नियंत्रण रेखा के करीब हिमाचल में चीन के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए थे। उत्तराखंड में भी चीन घुसपैठ की कोशिश करता पकड़ा गया है। सूत्रों की माने तो हर साल चीन इन इलाकों में 300 बार घुसपैठ करता है और फिर उसके हेलीकॉप्टर और सैनिक वापस लौट जाते हैं। 2017 में ऐसे मामले 400 को पार कर गए थे। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीन के सड़क निर्माण को रुकवा दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों ने अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। इस बार लद्दाख में वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। असल में हांगकांग अब चीन के लिए चुनौती बन गया है। अमेरिका इसी बहाने चीन की बाह मरोड़ रहा है। अभी तो हालात ये हैं कि दोनों देश तलवार लेकर आमने सामने खड़े हैं। कोरोना काल के आगे दोनों में कोल्ड वॉर की शुरुआत होती नजर आ रही है। चीन के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि अमेरिका शीत युद्ध शुरू कर चुका है। बस वीकेंड भर का था विराम। चीन ने फिर शुरू किया घमासान। इशारों इशारों में ट्रंप पर प्रहार। राजनीतिक वायरस दिया करार। शीत युद्ध शुरू करने का लगाया आरोप। ट्रंप इन दिनों गोल्फ खेलने में व्यस्त है। उनका निशाना कितना अचूक है ये तो नहीं पता, लेकिन चीन अचूक निशाने लगा रहा है। ट्रंप को राजनीतिक वायरस करार दे रहा है। चुनावों से पहले ट्रंप की छवि का छीछा लेदर कर रहा है। ताजा हमला किया है चीन के विदेश मंत्री ने।
दुर्भाग्य से अमेरिका में कोरोना वायरस के साथ साथ राजनीतिक वायरस भी फैल चुका है। ये वायरस चीन पर हमला करने और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका चूक नहीं रहा। इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि अमेरिका चीन को चकनाचूर करने पर आमादा है। उसकी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों में लिस्टिंग पर रोक लगा दी है। उसके छात्रों को जासूस करार देकर चीन वापस भेजा जा रहा है। अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हो चुका है जो ट्रंप को वो अधिकार देने वाला है जिससे वो चीन के इंपोर्ट पर मनमर्जी से रोक लगा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दुनिया भर के देशों को लामबंद करने पर लगे हैं कि वो मिलकर चीन को सबक सिखाए। हाल ही में WHO की सालाना बैठक में एक साथ 116 देशों का कोरोना की उत्पत्ति की जांच कराने के लिए रेजोल्यूशन पास कराना और चीन को मजबूर कर देना कि वो जांच कराए, बीजिंग को सीधा संदेश है कि उसकी ताकत के दिन लदने वाले हैं। कसमसाया चीन कभी नरम पड़ रहा है, कभी गर्म। एक हफ्ते तक चुप रहने के बाद ड्रैगन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर वो अमेरिका पर ही कोल्ड वॉर शुरू करने का इल्जाम लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्री का ये बयान सुनिए। कोरोना वायरस और व्यापार के मुद्दों पर अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है वो दोनों देशों के रिश्ते को नए शीत युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इस समय अमेरिका को चीन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए और 1.4 बिलियन लोगों को आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। तलखी देख रहे हैं ना आप, जनाब चीन के विदेश मंत्री हैं। कूटनीति काम नहीं आई तो अटैक नीति पर निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ठंडा बस अमेरिका को करना है। बाकी देश तो खुद इस कदर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं कि चाहकर भी बिना चीन के उनका काम नहीं चल सकता। रातों रात प्रोडक्शन कैसे शुरू कर लेंगे वो, इसलिए ये तेवर है। तेवर इसलिए भी कि ब्रिटेन ने हाल ही में चीन की कंपनी हुवाई को देश में 5G शुरू करने का अनुबंध दिया है। चीन को लग रहा है कि उसने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त को तोड़ लिया है। यही मौका है कि अमेरिका को उल्टे अलग थलग कर दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को आगाह किया है कि उसकी कूटनीति धरी की धरी रह जाएगी। Look, I think China is trying to take advantage of this pandemic. We've seen it all over the world where they try and exchange PPE or other items for political gains in other countries, geopolitical gains. I think countries are, to use a term that the left uses, I think countries have gotten very woke to the Chinese Communist Party. And there's a backlash, especially since a lot of the PPE that they've sent out to countries around the world is defective or counterfeit. उधर ट्रंप नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए बिगुल फूंक चुके हैं। कोरोना को लेकर चीन की कारगुजारियां भी उनका चुनावी मुद्दा है। उन्हें चीन फूटी आंख भी नहीं सुहाता। वो बार बार अपने देश के लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि वो चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में कतई ना आए। चीन उन्हें बेदखल कर अपनी मर्जी की सरकार अमेरिका में बनवाना चाहता है। क्या क्या हो रहा है? चीन दुष्प्रचार में लगा है। वो बेताब है कि अगला राष्ट्रपति मैं नहीं, जो बिडेन बने, ताकि वो लाभ उठाता रहे और अमेरिका को बर्बाद करता रहे। कई मुद्दों पर ट्रंप के बयान अक्सर बदलते हैं, लेकिन चीन के मुद्दे पर वो टस से मस नहीं हुए हैं। चीन जानता है कि ये शख्स उसका बुरा हश्र करने वाला है। आज तक ब्यूरो।